अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज की मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं सेकंड ट्रेडिंग सेशन है और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ओवरऑल आज की मार्केट में 600 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। यानी कि सारी चीज़ें जो एक इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन के साथ दिख रही हैं वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही हैं। सो आज हम डिटेल बात करेंगे कि मार्केट के अंदर जो नंबर्स हैं 79,000 के ऊपर आज मार्केट का क्लोजर हुआ है, कंसोलिडेशन देखी जा रही है और साथ साथ एक स्टेगनेंट पोजिशन है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इंटेक्ट है और वीक के आगाज से ही ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं कि अब चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी। सो मार्केट के अंदर भी बात करेंगे, साथ साथ अगर हम बात करें आज के दिन की तो यहाँ पे एक न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट है, साथ साथ आईपीपीज़ के हवाले से जो कि निगोसिएशन बोली जा रही थी कि बोला ये जा रहा था कि आईपीपीज़ के जो इश्यूज़ हैं हमारे इलेक्ट्रिक टैरिफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके ऊपर भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव्स लिए, टास्क फोर्स बनाई, पावर मिनिस्टर साहब की स्पीच देखी हमने, उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर अंदर ये चीज़ें जो है वो बेहतर होनी चाहिए और एक साल के अंदर अंदर जो है वो टैरिफ जो है उसके अंदर कमी देखी जानी चाहिए। इंडस्ट्रियल जो हमारे पास इशूज़ हैं उसको बेहतर करना चाहिए। तो आईपीपीज़ के हवाले से ये न्यूज़ है कि अब तकरीबन 24 कंडीशंस जो हैं वो सेटल की गई हैं और इन 24 कंडीशंस के अंदर आवाम के लिए जो एक टैरिफ के लिए एक हम कह सकते हैं रिलीफ, इसके ऊपर बात की जाएगी और ये आईपीपीज़ से नेगोशिएट किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में आईपीपीज़ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं कैपेसिटी पेमेंट के वो सॉर्ट आउट हों। तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है एक न्यू मॉडल, आज इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, कैसे दिखाई दे रही है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने के लिए अक्सर हम बात करें अगर तो फूड सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं। हमारे पास बम्पर क्रॉप्स आई हैं और इन क्रॉप्स के साथ साथ हमारे पास जो इसकी एक हम कह सकते हैं आउटपुट है, यानी कि एक वैल्यू एडिशन है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। कुक्ड मीट फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री अब पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में और न्यूली हमारे पास इस साल इस फिस्कल ईयर में इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो आज हम ये डिटेल बात करेंगे इसके ऊपर और हमारे पास भी हैव हेयर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़िक्रिया ज़िया साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाद वहीद साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे फ़रीद आलम साहब, आप सीईओ हैं केडी सिक्योरिटीज़ के, आप स्काइप पे मौजूद होंगे, उनको भी खुशामदीद करेंगे। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी, मैं ज़िक्रिया साहब से पूछना चाहूँगी, बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो। ज़िक्रिया साहब, क्या समझते हैं आप, एक तरफ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए गए, आईपीपीज़ के हवाले से 24 कंडीशंस बनाई गई और प्रपोज करने के लिए ये मॉडल रेडी किया गया, ख़ासकर इसलिए कि इंडस्ट्रियल जो टैरिफ है इसको कम किया जाए और जो आवाम को रिलीफ है, जो आम आवाम जिससे परेशान है उसको रिलीफ दिया जाए। दोनों तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो आईपीपीज़ पहले ही आपको पता है कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स और इनके काफ़ी जो है वो पहले ही इश्यूज आ चुके हैं। जो लास्ट ईयर एक इशू था वो था करेंसी के, आपको याद है, वैल्यूएशन का, और इस साल जो इशू है एक बहुत बड़ा एक जाइंट इशू वो पावर टैरिफ का है। तो कैसे देखते हैं ये? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चीज़ पे पाकिस्तान पूरा जो है वो आईपीपीज़ ऑब्वियसली इज़ अ बिग इशू और वो इशू इट्स नॉट अ रीसेंट इशू, इट्स बीन देयर फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स, जब से आईपीपीज़ बने और उसके बाद इनकी मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर रीनिगोशिएशंस होती रही। अनफॉर्चुनेटली जिस स्टेज पे आज हम पहुँचे हैं दैट इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर आईपीपीज़, जिसकी वजह से वी हैव रीच्ड द क्लाइमैक्स। जो हमारे रेट्स हैं जो फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, लेकिन अब चूंकि आपका जो बेसिक ग्रिड था आप वो क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब पूरी इंडस्ट्री भी इस वक्त थोड़ी सी परेशानी का शिकार है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ ऑब्वियसली कि जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, इट्स अ प्रो इंडस्ट्री गवर्नमेंट और अनफॉर्चुनेटली जिन हालात से पाकिस्तान ने इन मामलात को देखा और जिन तरीके से पिछले काफ़ी अरसे से स्टेलमेट भी रहा और बिज़नेस की जो सबसे बड़ी जो आपको पता है कि जो कामयाबी होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आपके टैरिफ्स हों, हर चीज़ के ऊपर, इवन मार्कअप्स भी। तो एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग सिंस दिस गवर्नमेंट हैज़ टेकन ओवर इन द राइट डायरेक्शन। उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, इवन आईपीपीज़ के साथ रीनिगोशिएट करना, कीपिंग इन माइंड के आपकी सॉवरेन गारंटीज़ हैं उनके पास, ये भी एक और उन बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू। इट इज़ नॉट अ सिंपल फैक्ट कि अगर आप इसको इग्नोर कर दें तो यू हैव टू वर्क विद दिस वर्ल्ड।
तो sovereign guarantees का मतलब future investment into Pakistan will be at stake if you do anything which is beyond your means. So इस गवर्नमेंट के पास एक वेरी टाइट लाइन है जिसके अंदर उन्होंने रहते हुए हमें भी सेटिस्फाई करना है, IPPs को भी चलाना है. बट लेट मी से दिस वंस अगेन कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो एक्चुअल इश्यूज थे दे आर नाउ ऑन द टेबल एंड दे हैव बीन हाईलाइटेड बाय द मीडिया. एंड ऑब्वियसली अभी जो हम देख रहे हैं इवेंचुअली, बिकॉज एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ इट्स ओन टर्म्स, कुछ के साथ आप अभी रिनिगोशिएट कर सकते हैं, कुछ के लिए आपको टाइम चाहिए होगा. इवन विद द चाइनीज़ जो आपकी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो गए भी चाइना, ख़ास तौर पे डार साहब भी गए, सब गए, और उनका मकसद एक ही था कि उनकी चाइनीज़ गवर्नमेंट की भी सपोर्ट ली जाए इस सिलसिले में कि IPPs के रेट्स को किया जाए. तो मैं ये समझता हूँ कि वी मस्ट अप्रिशिएट सबसे पहले कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग ऑल इट कैन जो IPPs के रेट को रीनिगोशिएट करने में उनको हेल्प करे. एंड यू कैन नॉट डू इट यूनिलैटरली, इट हैज़ टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. जी. फाद, आपसे पूछना चाहूँगी मैं, आप बताइएगा कि एक तरफ हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम बिजनेसेस को बढ़ाएं, दूसरी तरफ हमें टैक्स भी देना पड़ता है. दिस September month is actually dedicated to tax filing month, और इस मंथ के अंदर लास्ट डेट भी आती है हमारे पास. तो इस बार हमारे पास एक न्यू, हम कह सकते हैं कि न्यू थिंग जो है वो मौजूद है, वो है फाइलर, नॉन फाइलर एंड लेट फाइलर. लेट फाइलर भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है. तो क्या लगता है आपको अब इस मंथ के अंदर क्या फाइलिंग के हवाले से जो है वो हमारे पास डेट्स आएंगी, क्या डेट बढ़ा दी जाएगी, या फिर जो है वो हमारे पास फाइलिंग के हवाले से जो न्यू टैक्स बेस की बात कर रहे थे हम, वो कितना ज़्यादा हम कलेक्ट कर पाएंगे? थैंक यू वेरी मच नताशा. अब बात ये है कि जब टैक्सेस की बात आती है तो हार्मनी ज़रूरी है टैक्स पेयर और रेवेन्यू एजेंसी के दरमियान. जिस तरह हमारे यहाँ FBR है तो FBR और स्टेक होल्डर्स का आपस में डिस्कशन होना ज़रूरी होता है. लेकिन क्योंकि हमारे मसाइल कुछ लंबे चलते आ रहे हैं और हम डिजिटाइजेशन की तरफ इतनी तेज़ी से नहीं आए, इस वजह से हमें डेट एक्सटेंशंस तो मिलती रहती हैं. हर साल ही हम देखते हैं कि डेट एक्सटेंशंस होती हैं, और इस साल भी अंदेशा है कि डेट एक्सटेंड होगी. उसकी भी वजह ये थी कि सिस्टम चोक हो जाता है. लेकिन FBR ने पिछले साल इस पर काफ़ी काम किया है, और अब डिजिटाइजेशन की तरफ क्योंकि वो बढ़ रहे हैं, आई थिंक जितना जल्दी और जितनी तेज़ी से बढ़ जाएगा उतना जल्दी टैक्स भी बढ़ा जाएगा. अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले एक नई स्कीम भी लॉन्च हुई, ताजिर दोस्त स्कीम, जिसके अंदर लोगों को रजिस्टर किया गया और उसके थ्रू लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई है. एक थोड़ा सा जंग का माहौल सा बना था, लेकिन इट्स ये वो जगह है जहाँ पर डिस्कशन की ज़रूरत आ जाती है. तो हुकूमती नुमाइंदों और कारोबारी नुमाइंदों को, जिस तरह हम बैठते हैं, हम बैठेंगे और एक स्टेक होल्डर पोजीशन डिक्लेयर करेंगे. जब उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद ही अगली कोई चीज़ें मूवमेंट होती है. अगर हम बात करें, जिस तरह आपने इंडिकेट अभी किया है, IPPs के ऊपर आपने डिस्कशन की, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया. ये जो 24 कंडीशंस पेश करने जा रहे हैं, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी था, और देर आए दुरुस्त आए का कॉन्सेप्ट अपनी जगह मौजूद है. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब ये बात को एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि अब IPPs का कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए. तो आई थिंक देखें, जब हम सारे एक बात पे मुत्तफिका फैसला कर चुके हैं कि कोई इंतजाम होना चाहिए, और अब वो इंतजाम हो रहा है तो उसको सहाराना भी चाहिए इसी तरह. अब ये तो नहीं हो सकता कि आज हम डिसीजन लें और रात तक फाइनल कर दें. इसमें हमारी सॉवरेन डिस्कशंस हैं, सॉवरेन डिसीजंस हैं, और इसके अलावा जो है इसके हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज इसके अंदर पूरा इन्वॉल्व है. तो वी हैव टू एक्चुअली प्लान इट आउट, और इसको बेहतरीन, इस बार एटलीस्ट बेहतरीन किस्म से रीनिगोशिएट करें, अपने डॉलर्स के ऊपर बात करें. और जो FDIs की बात है यहाँ पर, हमें अब डिस्कस इस तरफ करना है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना कैसे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आनी है, ये टैरिफ नीचे कैसे आना है. जहाँ अभी आपने सुना आज की डिस्कशन में 1 साल के अंदर दे वांट टू ब्रिंग डाउन द टैरिफ. तो वो इसी तरह आएगा कि जब हम सीरियसली एक दूसरे के साथ बैठेंगे और इसको अब एक प्रॉपर फोर फ्रंट पे आके जंगी माहौल के हिसाब से, जैसा कहते हैं ना, फोर फ्रंट पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें इसके काम करना है, ताकि हमारी इंडस्ट्री को हम सेव कर सकें. ये जो पिछले 3 साल हमने देखे हैं, जिसमें सोलर का बड़ा काम हुआ है, विंड पे बहुत काम हो रहा है, तो हमें उस चीज़ को अब अप्रिशिएट करना है. अगर हम देखें तो मार्केट में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लडिंग शुरू हो रही है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अब हम उस फॉसिल फ्यूल से बाहर आ रहे हैं जिसमें हमारा डॉलर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है. तो अब हम उसको जब रिन्यूएबल पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बोझ भी गवर्नमेंट का कम होगा. तो आई थिंक गवर्नमेंट इस वक्त जो कर सकती है
अपने माहौल में वो कर रही है, और हमें इस वक्त साथ यकजू होके इकट्ठे होके बैठना भी है, और मेक श्योर करना है कि हम कोई ऐसी अनपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना इशू करें, और हम इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल को बेहतर करने की कोशिश करें। तो आई थिंक अच्छा, दैट इज ऐसा होता है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेसेस, जी। आपकी सारी चीज़ें बेहतर कंडीशन में और बेहतर एनवायरनमेंट में काम करती हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो वो तमाम चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, चाहे कितना भी एक एनवायरनमेंट बेहतर कर दें आप, या कितने भी True. आपके पास इंटरनेशनली ऑर्डर्स मौजूद। तो दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ कंपलसरी कि हमारे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो होना ज़रूरी है। मैं ज़िक्रिया साहब से पूछूंगी, ज़िक्रिया IPPs के हवाले से आपने बिल्कुल ठीक बात की। मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से पूछना चाहूँगी। फिस्कल ईयर लास्ट year it was phenomenal as compared to last comparatively जो 2 साल गुजरे। So do you think कि इस बार हम मज़ीद कोशिशें कर सकते हैं, ख़ासकर हमारे पास जैसे रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा देखा गया 30 बिलियन से अबव, $30 बिलियन से जो है अबव हमारे पास अमाउंट आया, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भाई हैं उन्होंने सेंड किया। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस है कि हम अपनी एक्सपोर्ट के नंबर्स को भी $30 बिलियन से अबव लेके जाएं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये इमरजेंसी बोला है कि $50 बिलियन तो हमें करना ही करना है। सो इट वुड बी पॉसिबल, एक तरफ हम राइस की देखते हैं, राइस की जो है वो एक्सपोर्ट में दे वर एक्सपेक्टिंग कि $3 बिलियन हो, वो अल्लाह ताला के करम से $4 बिलियन हो जाती है। मतलब अभी ब्लेसिंग भी बहुत सारी है हमारे पास। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए? इसमें बात यह है कि आप एग्रीकल्चर तो पाकिस्तान का मेन सोर्स ऑफ इनकम था, जो कि कुछ अरसे मतलब काफ़ी अरसा बल्कि निगलेक्टेड रहा, जिसके अंदर आपकी ड्रिप इरिगेशन या फार्म ऑन साइट फार्मिंग जो थी, बाकी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके आने से काफ़ी आपका लैंड कल्टिवेट होता, जो कि अभी जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें काम किया है, और जिसकी वजह से आप देख रही हैं कि आपके पास बम्पर क्रॉप्स भी हो रही हैं और एक सस्टेनेबल बेसिस पे चीज़ें जो है चलनी शुरू हो गई। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि हैविली इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, हमेशा आपका मिनरल बेस्ड और आपका एग्रीकल्चर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, जिसकी बेस पर आपकी GDP, आपकी एक्सपोर्ट्स, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इसके लिए किसी चीज़ की इंपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज़ अ बिग कमोडिटी जो आपको बहुत पैसा दे सकती है, और वो दे भी रही है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज के लिए वो काफ़ी है, बल्कि अब एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रही है, और हमारे पास अभी भी काफ़ी लैंड है जिसको कल्टीवेशन की ज़रूरत है। उसमें आप ना सिर्फ फार्मर्स को हेल्प करेंगे, बल्कि आप अपनी, जिस तरह आपने बताया कि एक नई मार्केट क्रिएट करेंगे। और जो अभी आपने रिमिटेंसेस की बात की, वो तो देखें पाकिस्तान पिछले 3-5-7 साल से आप देखें कि ये रिमिटेंस की बेस पे, जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, कि पाकिस्तान को स्टेबिलिटी जो जितनी भी आज मिली है उसमें बहुत बड़ा काम था। तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स है उसकी आबादी है, उसका ह्यूमन रिसोर्स है, जो बेसिकली आप उसको शायद इस तरह लें कि कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, लेकिन दे आर स्टिल कनेक्टेड टू द कंट्री एंड दे आर गिविंग यू अ लॉट ऑफ मनी, और वो बेसिकली आपकी सपोर्ट इस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज को उठा रहे हैं। आप फिलीपींस को देख लें, तो वो सारी आईटी सेक्टर भी आपका $1 लाने के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है हमारे पास। आईटी देखें, आईटी तो आप देखें ना, आपके सामने ही है। इंडिया ने अपनी जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं उनमें टॉप 10 में उसके कितने नंबर्स हैं। पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड बट इट स्टार्टेड अ लिटिल लेट, लेकिन देखें बात यह है कि मूविंग फॉरवर्ड तो इंशाल्लाह ताला अभी सी कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर की तरफ गवर्नमेंट अपनी कंसंट्रेशन रख के काम कर रही है, यू विल सी फर्दर इंक्रीज। सिर्फ ये है कि ये जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है इट शुड कंटिन्यू। जो हमारा मैं खैर इस सब्जेक्ट पे जाऊंगा तो इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा आपके सवाल से अलग है, लेकिन जब आप फिस्कल ईयर इंडस्ट्री के बगैर ग्रोथ तो हो भी नहीं सकती, वो अब सनतें चलती हैं तो ही मुल्क तरक्की करता लेकिन है। This is true. आपका जो इजीएस्ट वे है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज विल बी एग्रीकल्चर और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें आपका मार्बल भी है, स्टोन्स भी हैं, एवरीथिंग दैट्स विद इन योर रीच, जो आप यहाँ से निकाल के बाहर भेज सकते हैं, दैट इज़ एन एक्स्ट्रा इनकम फॉर दिस कंट्री। HR इज़ ऑब्वियसली विल स्टे एज देखें ना, आप कितने मुल्क हैं दुनिया में, फिलीपींस है, वो अपनी सारी फॉरेन एक्सचेंज अपनी HR से कमाते हैं। ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं ये लोग भेजते हैं उनको, और उनकी कंट्री की इकॉनमी आप देख लें कितनी स्टेबल है। तो पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन बस आपके वाली बात, जो इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल हो
और जो आपकी जिस मिसाल आप इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री में आपके पास एक प्लान है, यू वांट टू फॉलो दैट प्लान, और वो प्लान ये है कि मैं 3 साल नहीं बल्कि आप समझें कि 10 साल तक का मेरा फाइनेंशियल प्लान है। अब उस प्लान का मतलब ये है कि जो चीज़ आप उसमें विजन करते हैं कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, मार्कअप रेट इस रेशो से इस रेशो में होना चाहिए, तो देन यू कैन फ्लरिश क्वाइट क्विकली। लेकिन यही बात है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, फिर फॉरेन ऑर्डर्स आपसे निकल जाते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ इशू, तो वो आप फिर डेट ट्रैप में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हमारे साथ ये बैड लक सी रहे। मैं बस इन अ कंट्री लाइक, मैं फात साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर दूं ना। फात साहब ये please. बताइए कि एक तरफ आईटी के हवाले से हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हमारी यूथ की बल्क पॉपुलेशन है, और यूथ की हम कह सकते हैं कि 60 to 65% अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो ये गलत नहीं होगा। साथ साथ हमारे पास जैसे इंडस्ट्री की बात की, अगर हम कोई न्यू इंडस्ट्री लगाते हैं उसके लिए कम से कम 5 साल चाहिए कि उसको सेटल डाउन होने में, उसको तरीके से लगने में, फिर उसके बाद वो एक वर्कआउट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम एक आईटी के हवाले से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी स्टूडेंट वो उसको अटेम्प्ट करता है और फिर उसके बाद वो स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, ही और शी नीड्स ओनली अ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, दैट्स इट, एंड द बिजनेस इज स्टार्टेड। सो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है नाउअडेज टू परस्यू द करियर ऑफ आईटी? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त यही है, जिस तरह हमने देखा 2020 और 21 के दरमियान में जब हमारा फॉरेक्स क्रंच आया, और उसका जो बेसिक लाइंग इंस्ट्रूमेंट था वो यही था कि आईटी बाहर से परचेज हो रही थी पाकिस्तान में। अब क्योंकि 21 के बाद से जो ट्रेंड आया एंटरप्रेन्योरशिप का और खुद घर से निकल के काम करने का, फ्रीलांसिंग नहीं तो आईटी बाहर से परचेज हो रही थी एज इन सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे थे। ओके। अब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये पिछले 3 साल का रुझान है, और अगर आप देखें तो ईयर टू ईयर जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 3 बिलियन के पास पहुंच गई है जी। और अब इंशाल्लाह और मैं देख रहा हूँ कि ये मल्टी मैनिफोल्ड्स हो जाएगी इस साल के एंड तक। और बात ये है, जिस तरह आपने कहा ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट है कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में और पाकिस्तानी रुपये की इन्वेस्टमेंट और रिटर्न इन डॉलर्स, विच इज़ पाकिस्तान्स नीड एट दिस पॉइंट। एफडीआईज की सूरत में वो चीज़ आएगी। दूसरा, अब हम देख रहे हैं वेंचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पाकिस्तान में, गूगल कंसर्न्स यहाँ शो हो रहे हैं, मतलब गूगल आना कोशिश कर रहा है, वो अपनी एक्सटेंडेड कंपनीज यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर देखना है कि हमने उनके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क लाना है। जिस तरह इनिशियली हमें थोड़े इश्यूज आए थे, जिस तरह रेमिटेंस में फ्रीलांसर्स को पैसे वापस लाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन मिनिस्ट्री ने फ़ौरन उसके ऊपर काम किया और बैंक अकाउंट्स उनके खुलना आसान हो गए। तो अब ये भी कुछ अमाउंट भी बाहर रख सकते हैं, मतलब कुछ अमाउंट डॉलर्स में रखते हैं, कुछ पाकिस्तानी में रखते हैं, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच। और हमें दुनिया की पेस पे चलना है, एक ग्लोबल विलेज का हम हिस्सा हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। साहब, एक तरफ हमारे नेबरहुड में इतना काम हो रहा है कि सऊदी अरब की जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो एक तरफ, इनके आईटी एक्सपोर्ट इतनी हो गई है, कंपैरिजन चल रहा है। देखिए बात ये है, तो क्या हम कभी इंशाल्लाह कर पाएंगे ये? क्योंकि एक तरफ हमारे पास यंगस्टर्स, दूसरी तरफ हमारे पास एक पोटेंशियल बहुत है, और थर्ड थिंग कि हमारे अंदर एक अर्ज है लर्निंग की। तो क्या लगता है? देखिए, आई थिंक ये जो कुछ एरियाज होते हैं जिसको हम कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट डिसीजंस एंड टाइम्स, वो हो चुका, लेकिन पाकिस्तान हैज़ प्रूवन इटसेल्फ। हम बड़े रेजिलिएंट नेशन है। अगर आप कोरोना के बाद से देखें तो कोरोना के बाद के जितने इफेक्ट्स हैं बाकी दुनिया पे बहुत ज़्यादा हैं, वेरस पाकिस्तान पर उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम इन्फ्लेशन भी आज अपनी देखें, हम वापस सिंगल डिजिट पे आना शुरू हो गए, तो इट मींस कि हम एक रेजिलिएंट नेशन हैं और हम इन टाइम से गुजर चुके हैं। ख़ास तौर पे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को सलाम है, मैं पूरे चैम्बर्स को हर एक को रिप्रेजेंट करता हुआ आपको कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स, बिजनेसमैन को सलाम है कि इन कंडीशंस में भी दे हैव मेड श्योर कि पाकिस्तान अपने मैप पर उसी तरह रहा जिस तरह रहना चाहिए। उसमें जो सेकंड तश्कील हुई वो SIFC की तश्कील है। SIFC वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। उसकी वजह से देखें, एग्रीकल्चर की आपने बात की तो ऑटोमेटिक सारी चीजें बेहतर हो गई। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक ब्लेसिंग है। लेकिन SIFC इज द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब एंड द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के उन्होंने एक तरीके से देखा, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई, बिजनेस कम्युनिटी को लूप्स में लिया और उनके तमाम जो लूप होल्स थे उसको फिक्स किया, बग्स फिक्स किए। अब जब आप वन विंडो मिलेगी तो आप क्यों नहीं आएंगे कारोबार करने? अब आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कहीं भी पैसे रखने जाते हैं, इवन टॉक अबाउट अ रेस्टोरेंट, द फर्स्ट थिंग यू आस्क इज यार खाना साफ है कि नहीं। तो अगर आप सिर्फ खाने के पैसों के लिए बात करें एंड यू थिंक अबाउट एन इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू पाकिस्तान, तो यू हैव टू मेक श्योर कि एनवायरनमेंट इज इट्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। अब क्योंकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी जाना शुरू हो गए हैं, तो आई थिंक इस वक्त पूरी मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस है कि जितने बिजनेसमैन बैठे हैं उनके मसले हल किए जाएं, क्योंकि यही वो लोग हैं, दे हैव एक्चुअली रियलाइज्ड। लेकिन एक चीज़ और है कि हमारे जो, मैं
ज़िक्रिया साहब से जी, पूछना चाहूँगी कि हमारे पास एक तरफ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का होना, एफडीआई को अट्रैक्ट करना, और थर्ड थिंग इज़ दैट कि हमारे जो लोकल बिजनेस कम्युनिटी है इनके कहते हैं ना जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए, इनके जी हाँ, जेवीज होने चाहिए, जी जी बिल्कुल। तो ही एक मज़ा आएगा काम करने में, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। खासकर चाइना की तरफ से जो हमारे पास कंपनीज का है वो बल्क यहाँ पर ट्रांसफ़र होना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उनको जगह देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका जो क्योंकि सीपैक तो यही पर्पस इसीलिए था ना। सीपैक को अनफॉर्चुनेटली जब स्टार्ट किया गया तो बड़ा ही एग्रेसिवली उसको परसू भी किया गया, लेकिन फिर दरमियान में इसमें लैग पीरियड आया। चलें सर, लेट द पास्ट इन द पास्ट, अभी की बात करते हैं। CPEC अब 2.0 तो आ वैसे भी गया। अब तो 2.2 है। तो मेरा मकसद कहने का ये सेकंड था, फेज है। मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर वो पेस जारी रहता तो यू वुड हैव बीन इन अनदर कंट्री। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हो जानी थी कि वी वुड बी लुकिंग एट ए वेरी वेरी मॉडर्न पाकिस्तान। ये जो बातें आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट वुड हैव बीन आवर हिस्ट्री। तो दैट इज़ व्हाट वी से कि जब मैंने आपसे कहा ना कि व्हेन यू डिसाइड यू हैव टू प्लान इट, जो आपका पीरियड है वो 10 साल कम अज़ कम आपको जहन में, हाँ। और आपने उसको सस्टेनेबल रखना है नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपने अपने मुल्क को देखें, इवेंचुअली तो एवरीबडी वांट्स टू अर्न अ गुड लिविंग, उनका क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है वो यहीं से जनरेट होना है, जिस तरीके से आपका जीडीपी आएगा और जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो सीपैक का पहला स्टेप जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा जिस तरह अभी उन्होंने फिर दोबारा सारी चीज़ों को बाहर के इन्वेस्टर्स को रीकॉन्फिडेंस दिया है कि वी आर रियली इनटू इट, तो आप इसमें फर्दर करें। और जेवीज़ जो हैं, जो वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस जो बताऊं कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है वो हमेशा होती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो बेसिक आपकी स्ट्रेंथ है। और किसी भी मुल्क में, इवन जापान में भी आप देख लें तो जो सबसे डेवलप्ड कंट्री है उनमें जितने एसएमईज़ की वजह से उनकी ग्रोथ इकोनॉमिक हुई है वो सस्टेनेबल थी। जो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो आती तो ज़रूर हैं लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ फ़र्क होती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है पाकिस्तान का उसकी सपोर्ट की जाए। और अभी आपके सामने है जी जी मैं तो आपको यहाँ पॉज करूंगी। ज़िक्रिया साहब, प्लीज़, हमें प्लीज़। ज्वाइन किया है फरीद आलम साहब ने, आप सीईओ हैं एकेटी सिक्योरिटीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। फरीद साहब, क्या समझते हैं आज की मार्केट और ख़ासकर स्टॉक मार्केट की जो पोजीशन 79,000 के लेवल पर टच कर रही है मार्केट, और आगे एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है, कैसे देखते हैं मार्केट के जॉनरा को नाउअडेज? जी, मार्केट का जो टेम्पो है ये अल्लाह का शुक्र है बेहतर चल रहा है और आगे भी और बेहतरी की उम्मीद है। सिर्फ मार्केट के अंदर जो वेट एंड सी बाज लोग जो कर रहे हैं, साइड लाइन पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, वो एक तो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल का कर रहे हैं, और एक जो हमारे जो परसों हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बैठे हुए हैं, तो और मैं इनका साथ हूँ कि काफी लंबा कट आ सकता है। कितना लंबा आ सकता है? लेकिन 9 या 10% रियल इंटरेस्ट रेट कैरी करना किसी भी मुल्क के लिए बहुत एक मुश्किल तरीन काम है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा बोरोवर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने खुद को खराब किया हुआ है कि एक तो मिनिमम डिपॉजिट रेट रख के जो कमर्शियल बैंक को कि जो पॉलिसी रेट है -250 बेसिस पॉइंट यानी 2.5% कम करके वो हम सेवर्स को देते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ऊपर जाती है। तो जब खुद लेने आता है टी बिल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन बैंकों से पैसा, तो जाहिर है इनको रेट ही महंगा ये देते हैं सेवर्स को, तो इनको और महंगा करके अपनी कॉस्टें डाल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये वसूल करते हैं और फिर नीचे डाउन द लाइन देते हैं। तो फरीद साहब, अगेन मेरा फिर यही सवाल होगा कि क्या फोरकास्ट है आपकी, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मार्केट तो यही एंटिसिपेट कर रही है और इसी एंटिसिपेशन के अंदर आज भी हमने एक आगे जाते हुए देखा है मार्केट को। जी, जो इफोरिया डेवलप हो रहा है और जो ऑप्टिमिज्म है इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट पे, बाकी तो चीजें थोड़ी बहुत हेवाई होती रहती हैं। मुझे ख्याल है कि ये लोग करेंगे 1.5%, करना इनको 2.5 से 3% चाहिए। बट सिंस आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जब होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच लेनी पड़ती है, और हम जब नेगोशिएट उनसे करते हैं तो और तो उनको कुछ समझ आती नहीं है। आईएमएफ वांट्स अस कि हम बहुत सख्ती करें, हॉकिश रखें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट को यानी ज्यादा एक्सपेंशनरी ना रखें,
और कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एंड यू एंड मेनी पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, उन्हें पता है कि IMF के प्रोग्राम में जो कंट्री होती है उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं देते. कमिंग टू द अदर पॉइंट दैट यू वांटेड मी टू टच अपॉन, इस देखें हमारी अभी भी बहुत कंपेलिंग किस्म की वैल्यूएशंस हैं स्टॉक एक्सचेंज में. हमारे पास बहुत शानदार किस्म की लिक्विडिटी है जो अवेलेबल है. इंटरेस्ट रेट जब डाउन हो रहा है तो सेवर्स को और फंड्स को, तमाम लोगों को जो पहले घर बैठे बिठाए 22% मिलता था, 25 मिलता था, 19 मिलता था, अब जब ये इंशाल्लाह अगले हफ्तों से जब 15% से नीचे मिलना शुरू होगा तो स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, डजन, ओवर 5 डजन कंपनीज जिनकी डिविडेंड जो ज्यादा दे देती हैं इस रेट से जो बैंकर उनको देगा. तो इसलिए हमारा IMF जैसे ही आता है हमारे मैक्रोस की थोड़ी स्टेबिलिटी और आती है. रेमिटेंसेज आप देख रही हैं कि हर दफा हर महीना अल्लाह का शुक्र है हमारी रेमिटेंसेज पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ रही हैं. कल के जो नंबर आए उस नंबरों ने भी बहुत इंकरेज किया. तो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो वी हैव हमें अच्छी चीजें मिल रही हैं, लेकिन बाकी जो एक मुल्क के अंदर चीजें आगे चलने के लिए चाहिए वो भी अल्लाह करेगा जब आ जाएंगी. तो अब ये बहुत दफा हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि पाकिस्तान टेक ऑफ की स्टेज पे आ जाता है, जिस तरह के आजकल भी आया हुआ है. थोड़ी पॉलिटिकल टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो तो पाकिस्तान की तरक्की में और आसानी हो जाएगी. बिल्कुल, आपने काफ़ी डिटेल्ड और हमें एक पूरा एक हम कह सकते हैं फिल्म की तरह तमाम चीज़ें हमने देखी, लेकिन एक चीज़ हमें वाज़ेह तौर पे देखनी चाहिए कि यहाँ पर IPPs के लिए 24 कंडीशंस जो हैं उसका एक मॉडल बनाया गया है. तो फरीद साहब, आप कैसे देखते हैं, ख़ासकर इंडस्ट्रियल जो एक हमारी एक हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल व्यू है और ख़ासकर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलाने के लिए ज़रूरी है कि उनके टैरिफ को उनको कंपेटिटिव बनाने के लिए थोड़ा सा टैरिफ कम किया जाए, थोड़ा सा उनको भी कम्पीट करने का मौका दिया जाए रीजन के अंदर. तो कैसे देखते हैं कि अगर IPP से थोड़ी सी निगोशिएशंस हो जाए और इस मॉडल के ऊपर खास कर जो 24 कंडीशंस आई हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या इसके ऊपर कोई ऐसा काम हो सकता है और फिल फॉर हमें टैरिफ में कुछ कमी दिखाई दे सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्री मिलके इस वक्त सारे लोगों का एक ही मुद्दा नजर है कि किसी तरीके से हम पावर के टैरिफ को कंट्रोल में ले आए. होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के असल में आप माशाल्लाह मीडिया इस वक्त बहुत सारे ऑप्शन हर वक्त हर आधे घंटे बाद दे रहा है. आई थिंक इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनमें से जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो और अपने जो प्रोमिसेस करके इन IPPs के साथ किया था उसको भी हम कंट्रोवर्शियल ना करें, लेकिन एक ऐसा काम कर जाएं. हमारे देखिए इंडस्ट्री को 3 प्रॉब्लम थे, एक्सचेंज रेट के, इंटरेस्ट रेट के और हाईएस्ट पावर रेट के, जो कि पूरे दुनिया में हाईएस्ट हम ही पहुंचे हुए हैं इस वक्त. तो इंटरेस्ट रेट अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में आ गया, इन्फ्लेशन 10% नीचे चली गई, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करके देख लिया कि वो डिमांड एंड सप्लाई का इशू नहीं था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था. और हमने देख लिया कि पिछले तकरीबन 1 साल से स्टेट बैंक ने और बाकी सब लोगों ने मिलके एक्सचेंज रेट को कंट्रोल में कर लिया. पावर का जो मॉन्स्टर है इसको जैसे ही हमने किसी तरीके से कंट्रोल में किया, और जो तरीके हैं वो इस वक्त इंडस्ट्री भी दे रही है, ये जो चैम्बर के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये भी दे रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने IPPs हैं उनको तो एटलीस्ट बंद करें या उनको तो हैंडल करने की कोशिश करें कि एक ये है कि अपना ही नुकसान हम खुद कर रहे हैं. तो यू आर राइट, 52 IPPs हैं, उनको देखा जा सकता है. यू आर राइट, और दिस इज अ गुड सजेशन. और ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट ने भी जब जहाँ पे 24 कंडीशंस का ये मॉडल बनाया है तो उसको भी देखा होगा. अब इसको प्रपोज करने जा रहे हैं, यकीनन इसका कोई ना कोई आउटकम आएगा. थैंक यू सो मच. फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और डिटेल हमारे साथ शेयर चीज़ें की. मैं फ़ाद साहब से पूछना चाहूँगी. फ़ाद साहब ये बताइए कि एक तरफ हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा एक हीटअप होता जा रहा है. फ्राइडे को पॉलिसी अनाउंसमेंट है, ये वीक स्टार्ट होता है इसी एंटिसिपेशन में कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई पॉलिसी रेट
कम होगा तो उससे ये हो जाएगा और उसके आने वाले दिनों में ये वाले एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें पर्टेन करती हैं पीसफुलनेस के ऊपर। जी सही है, बात को समझना है। वैसे तो पीसफुलनेस पे जब मैं बात करूं तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कल एक बिल पास कराया फॉर इस्लामाबाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि इस्लामाबाद में एटलीस्ट ये धरना कल्चर और ये इंस्टेबिलिटी ऑफ पीपल मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो वो अब पीसफुल असेंबली एक्ट एक हमारा आ गया पब्लिक लॉ का। तो एक तो वो ज़रूरी था इंडिकेट करना कि बिज़नेस की जो फ़िज़ा होती है ना वो ओपन होती है, तो ये रास्ते बंद हो जाना, मसाइल हो जाना, तो ये इसमें तो नहीं होता। सेकेंडली जो आपने बात की मैं उस तरफ आना चाहूँगा। देखें इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है जिसकी वजह से लोगों ने अपने पैसे बैंक्स में रख लिए हैं। अगर हम उसमें कनेक्ट करें रियल स्टेट को, तो लोग पहले रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते थे एंड दे यूज्ड टू मेक मनी आउट ऑफ इट। अब रियल स्टेट स्टक है क्योंकि ऑल दैट मनी दैट वी वर मेकिंग वो अब बैंक्स में पड़ा हुआ है। नहीं तो रियल एस्टेट के स्टक होने की वजह एक और भी है ना, अब आप एक से ज्यादा प्लॉट नहीं रख सकते। अब आप एक प्लॉट रखते हैं तो फिर वो टैक्स उसका ज्यादा हो जाता है। टैक्सेस तो देखें देने हैं, ये एक ऑब्लिगेशन है। नहीं तो वो हमारी एक कल्चर नहीं है ना, टैक्स कल्चर बनाना पड़ेगा, हमने बढ़ाना है। लेकिन मैं वहीं पर बात करता हूँ, ये एक मिसट्रस्ट है जो स्टेक होल्डर्स और टैक्स रेवेन्यू एजेंसीज के दरमियान है। इन दोनों को इकट्ठा होना है। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, देखें यहाँ पर पाकिस्तान में अच्छी बात ये है कि टैक्स देने वाला टैक्स देना भी चाहता है जी, लेकिन टैक्स लेने वाला जो है वो थोड़ी ज्यादती पे आ रहा है कि जी ज्यादा ही दे दो। अब देखें पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक तरफ और टैक्स पेयर्स का नंबर एक तरफ, 4 मिलियन है, 40 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं। पाकिस्तान की आवाम है 27 करोड़। 27 करोड़ में से सिर्फ 40 लाख हैं जिनको बार बार हर साल उनका टैक्स बढ़ा दिया जाता है। और फिर वो नॉन फाइलर तो कोई चीज होती ही नहीं है। ये नहीं तो वो फाइलर है, उनमें सैलरी क्लास भी है, उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी है, वो ही एक्चुअली डायरेक्ट टैक्सेशन है। बिल्कुल। अब देखिए ना, नॉन फाइलर क्या है टर्म है, ये टर्म होनी नहीं चाहिए। जब वो टर्म ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हर बंदे के पास ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इस बार आईएमएफ ने कह दिया ना कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लाना होगा। देखें वो भी जरूरी है। हर सेक्टर को टैक्सेस में होना चाहिए। जब तक टैक्स कलेक्ट नहीं होगा हम बेहतर कंपनी कैसे बनेंगे? हमारे पास पैसे आएंगे तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। अब सेकेंडली लास्ट में ज़रूरी बात यह है कि इंस्टेबिलिटी की बात हुई पॉलिटिकल, तो एज इस्लामाबाद चैम्बर मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म से आज भी अनाउंस करता हूँ और मैं करता आ रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे सारी पार्टीज बैठ जाएं कि इकोनॉमी के इश्यूज पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमें 5 साल का 10 साल का एक दे दें चार्टर, हम उसके ऊपर काम करेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और पाकिस्तान को हम उस चार्टर के थ्रू हर साल 10% से ज्यादा टैक्स देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले ज़िक्रिया साहब ये बताइए, टैक्स कलेक्शन का निज़ाम कैसा है, समझ नहीं आता। अब इसको ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए, जिसके अंदर एफबीआर के अंदर थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग होना, रिफॉर्म्स होना, खासकर डिजिटलाइजेशन होना कितना इम्पोर्टेंट है। तमाम ही सेक्टर्स को तो देखा ही जा रहा है, लेकिन एफबीआर को भी देखा जा रहा है। टैक्स तो जाहिर है, आप किसी भी मुल्क में जाके अगर देखें जो कामयाब मुल्क हैं और जिनके पास आज आप देखें तो दे आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो टैक्स कलेक्शन के बगैर तो कोई मुल्क चल ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसी सेक्टर को आप ओमिट करके या एग्जेम्पशन दे के दूसरे सेक्टर से उसके हिस्से का टैक्स सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो जिसका 15% टैक्स बनता था आप उससे 30% लेंगे, तो वो जो 30% की अर्निंग वाला है आप उसका भी बिजनेस बंद कर देंगे। तो द मेन कॉन्सेप्ट इज़ कि आपने इस पूरे टैक्स के स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करना है। नहीं तो किस हिसाब से आप टैक्स स्लैब्स की बात कर रहे हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बता रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये पूरा जो सेगमेंट है ये बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम योर लोकल शॉप टू द टॉप जो इंडस्ट्री है। एवरीबडी हैज़ टू बी प्लेइंग देयर रोल, जो कि अगर वो करना शुरू कर दें तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जो टैक्स रेट आप आज देख रही हैं वो 1/3 हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने एक फिक्स टारगेट के तहत लोगों से टैक्स लेना है और गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसका मतलब ये है कि दे विल नॉट पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन देयर पीपल। तो अगर कोई मुतवस्सित तबका है तो वो अपने हिसाब से टैक्स देगा ना, उसके लिए एक 10% टैक्स निकालना बहुत बड़ी बात है। और दूसरा अगर हम बात करें एक वो तबका जो कि सुपर टैक्स के स्लैब्स में आता है तो वो भी दे रहा है, तो इसके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि सैलरी स्लैब इंट्रोड्यूस करवाए गए और इसके मुताबिक टैक्स लिया गया। इस वक्त देखिए ये बात नहीं हो रही कि सुपर टैक्स या लोअर टैक्स, बात ये हो रही है कि एवरीबडी शुड बी इन द टैक्स नेट। आप अगर ये कहें कि मेरी दुकान है और मैं साल का 50 लाख कमाता हूँ और मैंने आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना, तो दैट इज़ नॉट रीजनेबल। हम इवन इंडस्ट्री में आप देख लें, इंडस्ट्री तो डे 1 से ही, चूँकि इंडस्ट्री का एक कानून ये है कि जब आप किसी मुल्क के अंदर या कहीं पे भी, पाकिस्तान हो गया,
इंडस्ट्री लगाते हैं तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, क्योंकि यू आर देयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, 5-10 ईयर्स 15 ईयर्स यू आर अ कमिटमेंट। तो अब इसी तरीके से जो ट्रेडिंग सेक्टर है जहाँ पे ट्रेड होता है, एंड इट इज़ वेरी फ्लूइड, आप पैसा यहाँ से उठाएं वहाँ ले जाएं, आज उनको टैक्स आप ज़्यादा कर देंगे, वो पैसे उठा के कहीं और लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी है कि जिन सेक्टर्स को अभी उन्होंने टच नहीं किया उनको लूप में लाएं और इस पूरे टैक्स का जो सिस्टम है इसको रैशनलाइज करें, और वो फिर आप देखेंगे लोग खुद टैक्स देंगे। कितने मुल्क हैं जहाँ पर लोग कहते हैं यार हमने तो इतनी इनकम की है तो हम पे तो इतना टैक्स होना चाहिए, बिकॉज दे नो कि वो जो गवर्नमेंट को जा रहा है वो उन्हीं के मफाद के लिए जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दे वांट के पूरी कम्युनिटी जो है वो उसका हिस्सा तो बने। ये और जो कैश का enjoy करे। कारोबार है आप समझते हैं इसके ऊपर ये- टैक्स प्रॉपर्ली होना चाहिए? मैं ये कैश की बात नहीं करता, मैं आपसे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ कि जो इजी मनी या कैश, मतलब कैश इज़ वन ऑफ दैट थिंग, बट आप किसी भी चीज़ को अगर यानी कैश ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द थिंग्स मूविंग अराउंड विद इट, लेकिन ये है कि अगर आप ट्रेडिंग को ख़ास तौर पे या इस तरह के सेक्टर्स को टच नहीं करेंगे तो आपका रेवेन्यू कभी भी नहीं। आप मिसाल है आप एक घर ख़रीदते हैं और उसी को 2 महीने बाद 5 करोड़ ऊपर पे भेज देते हैं, तो क्या आप मुझे बताएं हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ? और इसी तरह से एक सर्कल चलता जा रहा है जिससे लोग तो कमा रहे हैं लेकिन हुकूमत नहीं कमा रही, और हुकूमत ना कमाने का तो उसके मतलब ऊपर है टैक्स लगता है ना कि- सर, लेकिन टैक्स वो तो जो लगता है, उसके ऊपर वो- क्या फायदा, क्या मतलब टैक्स तो देंगे लोग, तो काम लेकिन- करेंगे ना। लेकिन देखिए फाज साहब आप इसको प्लीज एक्सप्लेन करेंगे, करें, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन से बाहर हो गए। नहीं, बात ये है कि हम सबको सीखना है टैक्स देना, एक टैक्स कल्चर की प्रमोशन बड़ी जरूरी है, टैक्स फाइल करना टैक्स जरूरी है फाइल ना। करना जरूरी है। मैं तो यहाँ तक एडवोकेट कर चुका हूँ कि जीरो टैक्स फाइल भी करना चाहिए, नील फाइल भी नील करना फाइलिंग चाहिए। करनी चाहिए। बेशक मैंने सुना इदारों में कि जी नहीं वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा हो हाउस जाएगी, वाइफ्स हो भले या हर बंदे कोई को टैक्स फाइल करना है, भले वो आज करे, जैसे ही वो 18 साल का होता है बालिग हो गया, आज से वो टैक्स भरे, अगले जिंदगी के एंड तक वो टैक्स दे। क्योंकि जब अगर वो जीरो नहीं भी कमाते फिर भी वो अपने पेरेंट्स के वो साथ है declare जब भी तो नील करे फाइल ना, करें। वो हाँ, डिक्लेयर करे अपने आप को कि मैं हूँ। अच्छा और ये जो बाद हमारे यंगस्टर्स हैं इनके अंदर बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कार्ड चार्ज कराना है, कैश मनी नहीं देना है, ये बहुत ज्यादा देखिए कॉन्सेप्ट है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है। इस वक्त अगर आप देखें इस्लामाबाद में एक लॉ है जिसके हिसाब से आपको 10% का ऑटोमेटिक डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप कार्ड से कर रहे हैं। वो फायदा क्या है? डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जो जिसके पास आप पैसे खर्च करें उसकी भी इनकम डिक्लेयर हो रही है और आपका एक्सपेंस भी डिक्लेयर हो रहा है। बोथ वेज आप सेफ हो रहे हैं। खास तौर पे मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो टैक्स नेट में ऑलरेडी मौजूद है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, जिक्रिया साहब हैं, हम लोग टैक्स नेट्स में हैं, तो हमें वो टैक्स ब्रेक्स भी साथ साथ मिलती हैं। चेंबर में तो कोई भी शामिल नहीं हो सकता जब तक वो देखिए फाइलर चैम्बर ना की हो। सबसे बड़ी खूबसूरती है मेरे सारे मेंबर्स टैक्स पेयर्स हैं, और वो अगर एक साल भी अपना टैक्स मिस करते हैं तो दे आर नॉट टू एक्चुअली रिन्यू देयर मेंबरशिप एज वेल। तो आई थिंक चैम्बर्स सबसे बेहतरीन सिस्टम है। और जहां हमने ये भी डिस्कशन इस पे की है, हमने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि इलेक्ट्रिसिटी के जितने बिल्स हैं या जितने कनेक्शंस हैं वो वेट थ्रू चैम्बर हों, ताकि वो आपके पास हमारे से उसका टैक्स नंबर आ जाएगा, तो द बिल इज ऑल्सो नाउ टैक्सड, एवरीथिंग इज टैक्सड। जब एक राउंड सर्कल में हम सारे आ जाएंगे तो कूजे में बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद हर बंदा टैक्स भी देगा। और मैं आपको यकीन से इस शो पे आपके कह रहा हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट इस मामले में थोड़ी मजीद संजीदा होकर मजीद सर काम इतना करे तो सारी हम चीजें हो गई, बहुत अब तक टैक्स दे टारगेट्स भी सकेंगे। रख लिए और यकीनन टैक्स पेयर्स को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव्स मजीद लिए जाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जिक्रिया साहब आपका बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, thank और फरीद आलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ लाए। सब लोग आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट आईपीपी सेक्टर, खासकर आईपीपीज की जो इश्यूज हैं उनके बारे में, और खासकर हम कह सकते हैं जो पावर सेक्टर है जिसके टैरिफ्स को कम करना हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है। तो आज हमने ये डिटेल डिस्कस किया। दैट्स इट, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।